नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों ने 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या इनेलो, सभी ने कमर कसनी शुरू कर दी। जहां एक ओर हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को सौगातों पर सौगातें देकर लुभाने की कोशिश की जा रही है। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को टोहाना का दौरा किया और करोड़ों की सौगात दी। वहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में लगातार जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं करनाल में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए, तो वहीं इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी की किस्मत पलटने की कोशिश करते हुए राज्य में पदयात्रा करने की घोषणा की है। ये सरकार जो है विफल सरकार है। ये किसान विरोधी, गरीब मतलब हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, क्योंकि ये जनहित का कोई फैसला इसने 8 साल में नहीं लिया है सरकार ने। अब कोई भी अपने मतलब की बात अपने तरीके से निकालेगा, लेकिन हमको निडर होकर के जो सुधारवादी कदम है वो लगातार चलाएंगे। जनता के सुख के लिए चलाएंगे, जनता की शांति के लिए चलाएंगे, जनता के लिए वास्तव में जो गरीब हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, इनके लिए चलाएंगे मित्रों। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हमने जितने भी काम किए हैं वो जनहित में किए हैं। के रैली में बड़ी बातें बता दें। आजादी के लिए नेताजी का अहम योगदान, सभी शहीदों को सम्मान देता हूं। तो आजादी का बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और पिछली सरकारों के अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र ढुल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं विजेंद्र रेड्डू इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी गेस्ट का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही है और ऐसे में तैयारी जो है बीजेपी की तरफ से पूरी नजर आ रही है। देखिए, तैयारी तो बीजेपी की सदा रहती है। बीजेपी 24 घंटा और 12 माह निरंतर अपने कार्यकर्ताओं की मूवमेंट और उनका शिक्षण प्रशिक्षण जिस क्षेत्र में है उनके लिए काम सदा चलता रहता है। और 2024 की तैयारी के लिए यदि हम विचार करेंगे तो राजनीति में चुनाव और चुनाव में जीत, ये निश्चित करने की एक कसौटी होती है और उसके लिए 4 आधार होते हैं। पहला, नेता, नीति, नियत और कार्यकर्ता। यदि इन 4 कसौटियों पर आज भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष यदि कोई पार्टी अपने आप को खड़ा देखना चाहती है तो उसको चारों जगह निराशा मिलेगी। नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के लिए तैयार है और भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए जिस प्रकार के प्रयासों से आगे बढ़ा है, सारी दुनिया आज भारत की ओर देखने लगी है कि भारत की ओर से कोई आशा और विश्वास की कदम उठता है तो दुनिया उसको एक सहज रूप में स्वीकार करने लगी है। नीतियां, भारत की नीति थी, भारत के अंदर की नीति हो, आतंकवाद, सांप्रदायिकवाद, झगड़ों के प्रति उनकी अपनी एक नीति हो या वैश्विक नीति हो, अर्थनीति हो, या तमाम नीतियां जो 2014 से पहले भारत के लिए अपने विकास को आधार मानकर की जाती थी, उनके अंदर हमें निराशा मिलती थी। लेकिन इस देश की तमाम नीतियां आज बेखूबी भारत को दुनिया की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सक्षम है। तीसरा, यदि हम विचार करके देखें तो नियत, भारत के नेता की नियत कैसी है, नरेंद्र मोदी की नियत कैसी है। जब देश के प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद की कड़ियों को चूमते हुए इसको मंदिर कहा था और दूसरी बार गरीब कल्याण को समर्पित की सरकार कहा था। ये केवल वादा नहीं था, इसके ऊपर किए हुए कार्यों के आधार के ऊपर एक लंबी श्रृंखला है जिसके ऊपर अनेक लोग आज शोध कार्य कर रहे हैं जी। जिस आधार के ऊपर, नियति के ऊपर उनकी नियत कैसी है, सोच कैसी है
और फिर देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो चौथी चीज है जी, उसका कार्यकर्ता, उसके लिए एक मंत्र दिया जाता है जिसको आजीवन वो उसको स्वीकार करता है, जिसके अंदर कहा नेशन इज द फर्स्ट, भारत मेरे लिए पहला है, ठीक है, पार्टी सेकंड। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटूंगी आपके पास। रविंद्र ढूल, कांग्रेस प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी आपका रुख करूंगी। सत्यव्रत जी लौटूंगी आपके पास। रविंद्र जी आपका रुख करूंगी। नीति और नियत का जिक्र किया है सत्यव्रत जी ने, आपका क्या कहना है इस पर? साथ ही कांग्रेस कितनी तैयार है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? श्रावणी जी, मेरी स्काइप पर साउंड बंद करवाना। रविंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल रविंद्र जी, नीति और नियत की बात कही है सत्यव्रत जी ने, आपका क्या कहना है इस पर? साथ ही कांग्रेस कितनी तैयार है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर? काम की परिवार पहचान पत्र हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, उससे जनता को दुखी करो, तंग करो, उनको लाइनों में लगा करके रखो और उसके बाद में जो है विकास के खोखले दावे करो। लगातार जो है इस समय पर पूरा हरियाणा की जनता, आम जनता सभी के सभी परेशान जो है अपने छोटे छोटे कामों के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और उनको कोई भी किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपना ये सपना पूरा करना है कि आईडी के साथ जोड़ दो, जो बिल्कुल जायज और नाजायज तौर पर प्रॉपर्टी आईडी और जो आपकी परिवार पहचान पत्र है, जायज और नाजायज तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं, केंद्र के एक्ट की अवहेलना करते हैं, अपने खुद के एक्ट की अवहेलना करते हैं, नोटिफिकेशन है इनकी, कोर्टों में उनको चैलेंज किया जाता है, कोर्ट उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास करती है कि आप नहीं कर सकते, उसको आधार कार्ड के साथ जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को तंग करके केवल मात्र और जो है लोगों और कर्ज ने 150 करोड़ अपनी प्राइवेट कंपनियों के पास में जो बंदरबाट जो की जा रही है, जो कल की भी समाचार पत्र के अंदर थी कि 57 करोड़ समथिंग दिया गया इनको बिल। तो बहुत हैरानी वाली चीज है कि भाई सरकार के पास में किसी भी प्रकार की कोई विजन नहीं है। विजन केवल एक है कि कैसे जिससे जो है और खर्चा करवाया जा सके, जिसका कोई बोनाफाइड जो है बेनिफिट किसी भी प्रकार का ना हो। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस अगले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया जाता है, हमारे नेताओं को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, सब चीजें की जा रही है। तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी अगले कहीं भी तुम्हें नहीं दिखेगी, ऐसा हमारा वादा है जी। बिल्कुल रविंद्र जी लौटेंगे आपके पास। विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र जी आपका रुख करूंगी। दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं का आपने सुना, किसी ने नीति नियत की बात की, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में आपका क्या कहना है? और इनेलो की बात की जाए तो इनेलो की क्या कुछ तैयारियां है, क्योंकि इनेलो की तरफ से भी परिवर्तन यात्रा को लेकर भी घोषणा कर दी गई है। आवाज नहीं आ पा रही विजेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पूर्ण रूप से तैयार है इन चुनाव को लड़ने के लिए। 2024 नजदीक आ चुका है। देखिए, चुनाव सभी दलों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और एक अवसर आता है 5 साल के बाद जब जनता के हाथ में फैसला आता है और 5 साल फिर जनता को उसको भुगतना पड़ता है। आज प्रदेश की जनता बड़ी पछता रही है। उनको जो दूसरी योजना भी दे करके बहुत ही ज्यादा परेशानी जनता में परेशानी है। अब जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। इन्होंने कहा हमारी नीति बहुत बढ़िया है। इनकी नीति है परेशान करने की, चाहे वो किसान हो, चाहे एमबीबीएस के डॉक्टर हों और चाहे अभी सरपंच हो, कोई भी कर्मचारी वर्ग हो, चाहे ठेकेदार हो, सभी को परेशान करने की सरकार की नीति है, जिससे जनता तंग आ चुकी है। दूसरी इन्होंने कहा नियत। इनकी नियत है लूट की। लूट वाली नीयत यहाँ पर प्रदेश में लागू कर रखी है। चावल और आटे पर भी इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया, दूध और लस्सी पर भी टैक्स लगाने का काम किया। दोनों हाथों से सरकार लुटेरी है और लूटने की इनकी नीयत है। तीसरी बात इन्होंने कही नेता की।
मेरे बड़े भाई को बताना चाहूंगा, नेता इनके ईडी से पैदा होते हैं, जो भी नेता लेना होता है ईडी पीछे लगा देते हैं और नेताओं को अपने अंदर शामिल करने का काम कर देते हैं। देखिए मैडम जी, आज प्रदेश के हालात आप किस मुंह से ये कहते हैं कि जो है ना सरपंचों को हम ई ट्रेडिंग से वो क्या बोलते हैं इसको, जो है ना टेंडरिंग से हम सरपंचों से काम करवाएंगे। अरे भाई, आपने 2 साल टेंडरिंग से काम करवाया तो सरपंचों के चुनाव क्यों करवाया? सारा हरियाणा प्रदेश का 60,000 सरपंच और पंच और कितने सारे 70,000 लोग सड़कों के ऊपर बैठे जो जनप्रतिनिधि बने थे। तो फिर ये कहते हैं कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है और अपनी घोषणाओं की ये सरकार बनी हुई है, घोषणा करती है, जमीन पर कोई लागू नहीं करती। ये भी इनकी एक नीति का पार्ट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए मैडम जी, इन्होंने 8 उपमंडलों की घोषणा की कि नए 8 उपमंडल बनाए 1 साल पहले। आज तक उनको लागू नहीं करने का काम किया, वहां पर एसडीएम नहीं बिठाए, वहां वर्क चालू नहीं किया। हाई कोर्ट ने 18/1/22 को फैसला किया प्रदेश के 14 वीएलडी को ज्वाइन कराने के लिए। ये हाई कोर्ट के भी आदेश को न मानते हुए उनको भी आज तक इन्होंने ज्वाइन नहीं करवाने का काम किया। सरपंचों को कहते हैं कि ये चोर है, उन्होंने बेचारों ने बस्ता तक पकड़ा नहीं है, खोला नहीं है, और वो कहते हैं कि वो घपले करते हैं। हजारों फाइल हमारे पास पड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की सरकार से, जो ये ई टेंडरिंग करना जा रहे हैं, क्या वो जो ठेकेदार आएंगे उनका सर्टिफिकेट आप हमें दे दो कि वो सारे राम के भगत आएंगे, सभी दूध के झूले आएंगे और सरपंच सारे ही बेईमान है। मैं कहता हूं कि ये आज प्रदेश का हर सरपंच और पंच और जिला पार्षद सड़कों पर बैठा है। 2 साल वैसे काम नहीं हुआ और अब उन कामों को इन्होंने रखवाया हुआ है जानबूझ करके। बड़े लेवल सत्यव्रत जी, विजेंद्र जी ई टेंडरिंग को लेकर आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी बहुत अच्छे सुलझे हुए राजनेता और प्रवक्ता होते हुए भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ से परे है। अब भैया आप बताइए कि काम तो अभी भी सरपंच करेंगे और काम पहले भी सरपंच करते थे। ई टेंडरिंग से मतलब क्या है कि जो काम आप ऑफलाइन करते थे वो ऑनलाइन करना है। केवल इतना जो है उसकी पावर जो हो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 5 लाख से 20 लाख की और 20 लाख तक के काम उसको स्वयं को करने हैं। और वो केवल इतना ही तो है कि वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन करना है, उसमें अंतर का है। और वो इसलिए है कि 2 बार से पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं। अब आप सबको पता है वेल क्वालिफाइड पंचायतें अब भारतीय जनता पार्टी के कानून बनाने के बाद हरियाणा की जनता ने चुनी है। तो अनपढ़ नहीं है, वो सब पढ़े लिखे हैं। और फिर इस प्रकार की बातें लोगों के बीच घुमाना कि भाई सरपंच बेईमान है। भाई सरपंच बेईमान है तो ऊपर ले बेईमान है क्या? भाई कोई चीज यदि सिस्टम आया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, तो उस टेक्नोलॉजी को बेईमान बताएंगे क्या अपने को? और ताला इसलिए नहीं लगाया जाता कि चोरी होती है। बाप बेटे का हिसाब इसलिए नहीं होता कि वो बेईमान है। हिसाब इसलिए होता है कि हिसाब की सबकी नोटिस में रहना चाहिए। और ये टेंडरिंग से न कोई चोर साबित होता है, न चोर साबित किया जा रहा। उसकी पावर्स को न तो पहले कम किया गया था, न उनको कम किया जा रहा। वो तो केवल एक घुमाने की बात है कि भाई जब तक बिल्कुल सत्यव्रत जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो नई टेक्नोलॉजी नई योजनाएं लेकर आई जाती है, जिनके लिए वो टेक्नोलॉजी और योजनाएं लेकर आई जाती है, वो जनता को कितनी समझ में आती है, जिन लोगों के लिए बनाई गई है वो कितनी समझ में आती है। फिलहाल सत्यव्रत जी लौटूंगे आपके पास। रविंद्र ढूल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। सत्यव्रत जी लौटूंगे आपके पास। मॉनिटरिंग का सिस्टम वही है, तो इस मॉनिटरिंग का सिस्टम पहले सरपंच ही करता था। सरपंच खुद एस्टीमेट बनाता था, खुद पास करता था और खुद वेरीफाई करता था। ऐसा पहले भी नहीं था। सत्यव्रत जी लौटूंगे आपके पास, रविंद्र जी आपका रुख करूंगी। रविंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए। रविंद्र जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। अब 26 तारीख से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू की जाएगी। क्या लगता है, क्योंकि समर्थन तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है और अब हाथ जोड़ो का जो यात्रा शुरू होगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होगी? इसके साथ ही क्या लगता है जनता का समर्थन जो है कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद में जो नंबर 2, 3, 4 जितने भी अलग अलग स्टेजेस आएंगी 2024 तक के कार्यक्रम चलेंगे,
उसके जो वृहद जो एक कार्यक्रम है वो है भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को जो है एक प्यार और मोहब्बत का एक संदेश देना, आपस में भाईचारा रखने का संदेश देना, जो मुख्य मुद्दे हैं इस देश के, जो कि एक गरीब, एक आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, उनके बारे में उन्हें बताना और उनके बारे में उनको अवेयर करना और अपनी नीतियों को प्रचारित करना और अपनी नीतियों को प्रसारित करना। राजनीति लेकिन नहीं, इस पूरे कार्यक्रम को जो है राजनीतिक बिल्कुल ना तो रूप दिया है, सभी पार्टियों को उसमें आमंत्रित किया गया, तो एक गैर राजनीतिक एक सामाजिक कार्यक्रम है। जहां तक बात कांग्रेस की तैयारियों की है, तो कांग्रेस की तैयारियां इसके इतर चल रही है। हम हर तरह की बैठकें करके आम जनता के बीच में जा रहे हैं और पॉलिटिकल मैसेज भी दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण है। बजट सेशन के अंदर कांग्रेस के द्वारा हर एक उस मुद्दे को उठाया जाएगा जो हरियाणा की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है रविंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। विजेंद्र जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि परिवर्तन यात्रा का ऐलान इनेलो द्वारा किया गया और ऐसे में मुख्य उद्देश्य इस यात्रा का क्या होगा? क्योंकि देखिए, कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी निकाली जा रही है। क्या कांग्रेस की राह पर इनेलो जो है वो आगे बढ़ रही है? कांग्रेस की राह पर आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि कांग्रेस हमारी राह पकड़ रही है। बात यह है कि जिस अभय सिंह जी चौटाला जिस प्रकार से 8 के 8 साल तक जनता के बीच में रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, चाहे वो जवानों का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, क्राइम, भ्रष्टाचार, जितने भी मुद्दे थे, हर मुद्दे को जितनी मजबूती के साथ और जितनी निडरता के साथ अभय सिंह जी ने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी और विधानसभा पटल के ऊपर भी उठाने का जो अभय सिंह जी ने काम किया है। और विशेष रूप से जो किसान आंदोलन छिड़ा, जिसमें हमारे 750 किसानों की शहादत हुई, उस किसान आंदोलन को जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके जहां लोगों को जागरूक करने का काम किया, वहां पर 2 हॉस्पिटल फ्री सेवा को देने का भी काम किया और हर प्रकार मन और धन से हर प्रकार से सेवनता के मुद्दों को उठाने का काम किया। बेशक कोई भी कहे, जैसे आप भी अभी कह रही थी कि एकमात्र विधायक, बेशक एकमात्र विधायक है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका एक अभय सिंह चौटाला जी ने निभाई है, उसका किसी ने कोई मुकाबला नहीं किया। हमारे लिए एक जरूर बात रही कि कांग्रेस जिसको प्रदेश की जनता ने 30 विधायक दिए थे, 31 दिए थे, अब 30 है, तो जिससे आवाज नहीं उठा पाए, केवल अभय सिंह जी ने हर सत्र पर जाकर के आवाज उठाने का काम किया है। इसलिए आज हम जनता के बीच में पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। संविधान बचाओ परिवर्तन लाओ, और संविधान बचाओ के नाम से प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि लगभग 7 महीने चलेगी और जनता से गांव-गांव जाकर के रूबरू होकर के सरकार की नाकामियों का खुलासा करने का काम किया करेंगे और उनको बताएंगे किस प्रकार से आज प्रदेश को चारों तरफ से लूटने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सत्यव्रत शास्त्री जी ने भी कहा था, बहुत झूठ बोला और बैठ करके सत्यव्रत शास्त्री जी ने। देखिए, ये कहते हैं कि सरपंचों की पावर कम नहीं होगी। मैडम जी, मैं जानना चाहता हूं कि बाहर का ठेकेदार आकर के गांव का काम करेगा और सरपंच उसको खड़ा होकर के देखेगा, ये एक झूठ हो। ये कहते हैं कि पेमेंट सरपंच के साइन से होगी, लेकिन इसमें प्रावधान है मैडम जी, आप इसको ध्यान से नोट करें सत्यव्रत शास्त्री जी। इसमें प्रावधान आपकी सरकार ने दिया हुआ है कि यदि सरपंच 7 दिन तक पेमेंट नहीं करता तो संबंधित अधिकारी उस पेमेंट को करने का अधिकृत होगा, पेमेंट कर देगा। 7 दिन तक सरपंच के लिए रोकना कौन सी बड़ी बात है, और कितना 7 दिन में वो सुधार करवा लेगा। वो ठेकेदार कार्य करके चले जाएंगे और सरपंच वहां पर खड़ा खड़ा देखता रहेगा और गांव वालों की गाड़ी खाने के लिए सरपंच बचेगा। क्योंकि पेमेंट का भी अधिकार, झूठ बोलते हैं, पेमेंट का भी अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि 7 दिन बाद संबंधित अधिकारी उसकी पेमेंट करेगा। दूसरी बात, जो गांव का विकास है, जो गांव का व्यक्ति करेगा, बाहर का व्यक्ति उसको आकर के क्या करेगा, इसको जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुआ करते थे, उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर के बड़े स्तर पर लूट बिचाने के लिए इस तरह की टेंडरिंग लेकर के आए हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। मैं फिर दोहराता हूँ शास्त्री जी, अगर आप उन ठेकेदारों का सर्टिफिकेट दे दो कि वो गलत नहीं करेंगे, तो फरीदाबाद नगर निगम में क्यों घोटाला हुआ था, 200 करोड़ रुपया बगैर बिलों के पास कर दिया गया था।
क्यों 350 करोड़ रुपए रोहतक में चले गए? तो वो सब ई टेंडरिंग से हो रहे थे। ठीक है विजेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। रविंदर जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि विजेंद्र जी को सुना आपने, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इनेलो के राह पर आगे बढ़े। इसके साथ ही 30 से 31 विधायक जो जनता ने चुने थे, उन्होंने जनता का आवाज जो है सही तरीके से नहीं उठाया। आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे कि विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस के द्वारा जो भी किया जाना चाहिए था हर एक वो किया गया है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कि यहाँ पे आज के दिन में वर्तमान के जो रेलिवेंट मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी आईडी का हो, चाहे आपका पीपीपी का हो, जो इनका फ्रॉड प्रोग्राम है, उसके अलावा जो आपका सरपंचों के साथ में जो अन्याय किया जा रहा है, हर एक मुद्दे को जो है कांग्रेस ने समय समय पर उठाने का काम किया है। और हर विधानसभा सत्र के दौरान भी, सत्र के बाहर भी अपनी आवाज जो है विपक्षी आवाज को बुलंद करने का काम किया है और करते रहेंगे। बिल्कुल। रविंदर जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, ऐसे में इनेलो की तरफ से भी अब परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से समर्थन कांग्रेस को मिला है, इनेलो को भी वही समर्थन मिलेगा? इनको संघर्ष करना चाहिए और इनेलो वैसे भी जमीन से जुड़ी वाली पार्टी पुराने समय पे से मानी गई है। तो मैं तो इनको एक शुभकामनाएं दूंगा कि आप जाइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों की समस्याओं को समझिए, लोगों को जो है सरकार के जो किए गए सभी गलत कामों के बारे में समझाइए, उनको जागृत कीजिए। ये एक विपक्षी पार्टी के तौर पर इनेलो का धर्म है। ये धर्म कांग्रेस आज के दिन में पूरे भारत में करे, इनेलो ये हरियाणा में करती है, तो ये एक अच्छी चीज है, इसमें कोई गलत नहीं है। जमीन के ऊपर चलना और जो है पैदल घूमना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है रविंदर जी, लौटूंगे आपके पास। सत्यव्रत शास्त्री जी, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यव्रत जी, आपका रुख करूंगी। दोनों पार्टी को सुना आपने, इसके साथ ही कांग्रेस के तरफ से भी यात्रा निकाली जा रही है और अब इनेलो भी इसमें शामिल हो चुकी है। क्या लगता है, क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है ये दोनों बन सकती है? चलिए सत्यव्रत जी से जुड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। अगर बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि लगातार देखिए तीनों पार्टियों की तरफ से पूरे दमखम के साथ तीनों पार्टियों की तैयारी जो है वो की जा रही है, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को भी जनता का समर्थन मिला है, कांग्रेस को जनता का समर्थन मिला इस यात्रा के जरिए, और ऐसे में अब इनेलो इस रेस में शामिल हो चुकी है। क्या लगता है ये बीजेपी पर भारी पड़ सकती है आने वाले समय में? हरियाणा प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से मैंने पहले बताया कि हाई कोर्ट के आदेश को भी लटकाने का काम करते हैं, अपनी घोषणा करते हैं, उनको ग्राउंड पर लागू नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले खबर मैंने प्रिंट मीडिया में पढ़ी थी, उसमें देखा था कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 98% काम आज भी अधूरे पड़े हैं। सिर्फ घोषणा करते हैं, काम नहीं करते हैं। और अगली जो बात मैं कहूँ, इस प्रकार से जहां आज सरपंच दुखी है, वहीं हरियाणा प्रदेश में ये कहते हैं हमने 28 लाख परिवारों को बीपीएल कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है और 28 लाख परिवार बीपीएल कार्ड में आ गए हैं, जिनको प्रॉपर्टी आईडी से जोड़ा गया है। और लेकिन विजेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल यात्रा और केवल यात्रा से क्या लोगों का समर्थन जो है पार्टियों को मिल सकता है? ऐसे में कल को बीजेपी भी यात्रा शुरू कर सकती है। नहीं मैडम, केवल यात्राओं से समर्थन नहीं मिल सकता। बीजेपी पार्टी करके दिखाई, बीजेपी के तो मंत्री तो गांव में नहीं घुस सकते, यात्रा कैसे करेगी बीजेपी पार्टी? बीजेपी ने तो ऐसे बीज बोए हैं, इनका फल इनको काटना ही पड़ेगा। आपके बीज बो दिए इन्होंने। तो आप देखिए, मैं वो बात बता रहा था, परिवार पहचान पत्र वाली, मेरे पास कम से कम 10-15 व्यक्ति मेरी कॉलोनी के ऐसे आए जिन्होंने दिखाया कि मेरी बीबी अनपढ़ है और उसकी इनकम भी 2.5 लाख रुपए दिखा रखी है। मैं मजदूरी करता हूँ, मेरी इनकम भी 2.5 लाख दिखा दी, 5 लाख की इनकम बना दी, और मेरा आयुष्मान भारत का कार्ड भी काट दिया गया और मेरा बीपीएल भी कट गया। इस प्रकार से इन्होंने काम कर रखे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का गरीब व्यक्ति भी परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाने के चक्कर में दर की ठोकरें खा रहा है और उनको सीधा जवाब मिलता है कि नहीं ठीक होगी। अरे भाई, जो महिला अनपढ़ है, घर में काम कर रही है, बेचारी बच्चों की देखभाल नहीं वो अच्छे से कर पाती, वो 2.5 लाख कहाँ से कमा रही है? और उनको ऐसे डाल करके
ये दिखावा करते हैं 28 लाख परिवारों के हम जन बीपीएल कार्ड बनाने जा रहे हैं, और उधर से एक गृहिणी की भी 2.5 लाख रुपए की। ठीक है विजेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। सत्यव्रत जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से भी यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में इनेलो भी अब इस रेस में शामिल हो चुके हैं। क्या लगता है आने वाले समय में ये दोनों पार्टियां बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? देखिए, कई बार ऐसे संकेत मिले हैं, विजेंद्र रेणु जी तो नहीं बता पा रहे, लेकिन कई बार ऐसे संकेत मिले हैं कि दिल की बात करने की बात आती है, एक साथ जुड़ने की बात आती है। एक ने यात्रा की है, एक ने यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। मैं यात्राओं के बारे में निश्चित रूप से कहूंगा कि राहुल गांधी जी को इसका राजनीतिक लाभ न मिले न मिले, लेकिन शारीरिक लाभ मिल गया होगा। और इसी प्रकार माननीय विपक्ष के नेता रहे अभय सिंह चौटाला जी के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको राजनीतिक लाभ मिले न मिले, लेकिन शारीरिक लाभ उनको इस यात्रा का जरूर मिलेगा। और यात्राओं से परिवर्तन होता है, लेकिन यात्राओं के पीछे एक मकसद होता है। आपकी यात्रा का मकसद क्या है, और आपने जो पहले जीवन यात्रा में जो राज किया है उस समय की आपकी घटित घटनाओं को लोग याद करते हैं। इसलिए सहज विश्वास नहीं हो पाता कि ये वही लोग हैं जो सत्ता के अंदर रहते समय जो की कोड़ी होते थे, आज हम सबके बीच में क्यों आ रहे हैं। और जहां तक परिवार पहचान पत्र की बात है, एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके आधार पर हरियाणा के प्रत्येक नागरिक का एक वास्तविक मूल्यांकन करके उसको जिस चीज की आवश्यकता वो उनके घर बैठे मिल सके, इस प्रकार की योजना है। मैं समझता हूं कि 10-5% कोई किसी प्रकार की क्लरिकल मिस्टेक या उसके कारण से नेट के कारण से हो सकती है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा के बाद कि किसी की भी किसी कारण से भी ये कोई भी सरकार की स्कीम उसको मिलने वाली राहत गति है, जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा और जब तक आप स्वयं नहीं करोगे कहा ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है सत्यव्रत जी, एक फाइनल कमेंट, 2024 में बीजेपी अपने आप को कहां देखती है? बीजेपी तो सत्ता का केंद्र है, जनता की सेवा के लिए जनता ने पिछले 5 साल 8-9 साल से दिया है, और नरेंद्र मोदी जी इस देश के कर्णाधार है और एकमात्र नेता ऐसा जिसको जनता अपने सलाखों पर बैठाती है। दुनिया उसके आशा और विश्वास के साथ देख रही है। ठीक है सत्यव्रत जी, समय की कमी है हमारे पास। रविंदर डुल जी, आपसे भी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि तमाम तैयारियां जारी है और ऐसे में कांग्रेस अपने आप को 2024 में कहां पर देख रही है? योजनाओं का हम लगातार जो है विरोध करेंगे, सड़क के ऊपर भी, मीडिया के अंदर भी और विधानसभा। रविंदर जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं कह रहा हूं कि कथित महत्वाकांक्षी फ्रॉड योजना का लगातार विरोध जारी रहेगा, जिसके कारण से आम जनता तंग है, दुखी है, और एक ऊपर से बैठ करके जो है लोगों की जानकारियां निकाल करके उसका राजनीतिक इस्तेमाल ये करने का जो काम कर रहे हैं, उसका लगातार हर जगह पर विरोध किया जाएगा। इनकी जनता की सभी समस्याओं को लेकर के सड़क पर आएंगे, जमीन के ऊपर आएंगे और बुलंदी के साथ में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ठीक है विजेंद्र जी, फाइनल कमेंट, इनेलो अपने आप को 2024 में कहां देख रही है? यात्रा के बाद हरियाणा प्रदेश में पूरा परिवर्तन आएगा, जिसके कारण 2024 में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग प्रदेश की सरकार से बाहर निकालने का काम करेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से इनेलो ने पहले भी प्रदेश के हित के काम किए थे, आगे भी इसी प्रकार से काम करेंगे। ठीक है विजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत शास्त्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्टियों की तैयारी जारी है, तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को हमने सुना और हर पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय जनता के हाथ में, और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। फिलहाल इस खास पेशकश या मसला में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे जैसा कोई